नमस्कार। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा ये जो कोर्स चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फेमिनिज्म, ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय स्त्री शक्ति, हेरिटेज सोसाइटी और बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस महू, इनके संयुक्त तत्वावधान में हम चला रहे हैं। और कल इसका आखिरी लेक्चर होगा और बहुत अच्छे से हम सब लोगों ने इसको किया है, पूरा कंप्लीट किया है। असाइनमेंट्स बीच में हमारी 3 हो गई है और 8 मई को अभी लास्ट हमारी जो फाइनल एग्जाम है वो होने जा रही है। आज का ये जो हमारा कोर्स है उसमें आदरणीय वक्ता जो है, जिनका हम आज मार्गदर्शन जिनका मिलेगा, वो है डॉक्टर जया फूकन जी। और इनका जो सब्जेक्ट है वो है रोल ऑफ विमेन ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो जो स्वातंत्र्य आंदोलन हुआ है उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, और उसके बाद उसमें पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसमें भी महिलाओं की क्या भूमिका रही है, ये आपका टॉपिक है। और इसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे अभी तक जो हुआ है उसमें अलग अलग तरीके से हमने देखा है कि फेमिनिज्म के जो अलग अलग शेड्स है। इंडियन फेमिनिज्म हम किसको कह सकते हैं, इंडियन कोर वैल्यू क्या है, ये सब हमने उसमें देखा है। और अभी कंटेम्प्ररी इश्यूज भी हम देख रहे हैं। उसमें भी जैसे दलित फेमिनिज्म है, उसको हमने देखा है। इंटरसेक्शनलिटी जो है उसको देखा है। तो अलग अलग तरीके से हमने कंटेम्प्ररी इशू के बारे में भी हमने देखा है। तो इस प्रकार से विविध विषयों को लेकर इंडियन फेमिनिज्म का कोर्स में हम जितना ये इंट्रोडक्टरी इसमें जो हम ले सकते थे उसमें हमने किया है। लेकिन अभी जो हम आज सुनना जाने जाने सुनने वाले हैं माननीय जया फुकन जी से, वो है कि हमारा जो पूरा स्वातंत्र आंदोलन है उसमें हमने किस प्रकार से महिलाओं की हमारी भूमिका रही है, और सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, उसमें भी हमारी क्या भूमिका रही है, उसके बारे में हम डॉक्टर जया फुकन जी से जानेंगे। मैं ठीक से इंट्रोडक्शन बाद में उनका और कर दूंगी। अभी तो हम शुरू इसलिए करते हैं कि थोड़ा समय हमारा उसमें जाएगा। तो मैं जैसे सब लोग आ जाएंगे तो बीच में एक एक विषय हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हम जया जी से करेंगे। इतना हमें बता देती हूँ कि करीबन 15 साल हुए हैं आप वुमेन स्टडीज से जुड़ी हुई है। और वुमेन स्टडीज ये आपका जिसका इंटरेस्ट का भी, और आप उसमें काम कर रही है बहुत सालों से। तो आज का जो ये विषय है उसके लिए आप बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि सही वक्ता है, और हम बहुत उत्सुक हैं आपसे सुनने के लिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना लेक्चर शुरू करें। हमें 5 से 7 ये समय है, तो जिसमें हम करीबन 6:30 तक आप विषय रखेंगे। और जैसा आप समझते हैं एक इंटरैक्टिव भी कुछ इसमें होता है। तो अगर आप लास्ट में लेना चाहती है तो, या बीच बीच में अगर आपको आपने कुछ उसका किया है, उस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो भी हो सकता है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के लिए थोड़ा एक आधा घंटे का समय पूरे 2 घंटे में हमें मिले, इस प्रकार से आप देखिए। अ, बीच में मैं आपका ठीक से पूरा इंट्रोडक्शन कर दूंगी ताकि तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू जया जी। थैंक यू सो मच मनीषा जी। और मैं सभी को यहाँ पे उपस्थित जो सभी प्रतिभागी हैं इस कोर्स में, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस भारतीय स्त्री शक्ति का, हेरिटेज सोसाइटी का और ब्रॉस महू का, जिनके कोलैबोरेशन में ये कोर्स का आयोजन, इतने महत्वपूर्ण कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित ही जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स के, वो निश्चित ही उनको एक नया दृष्टिकोण अपनी सोच में मिला होगा। एक नया उनके बहुत सारे उनको आयामों के बारे में पता चला होगा, महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में, और किस किस तरीके से हमारे सोसाइटी में क्या स्ट्रगल करके महिलाएं आज जिस स्थान पर हैं, और जिस बहुत सारे डायमेंशंस में अपना आयामों में अब शीर्ष पे महिलाएं आज पहुंची हैं। तो किस तरीके के योगदान की वजह से महिलाएं यहाँ तक पहुंच पाई।
तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी नैना जी का, जिन्होंने इस कोर्स की जो आधार है प्राची मोगे जी का वो रखा। और हम भी इस कोर्स के जो जब डेवलप हो रहा था तो उसमें जुड़े रहे, तो काफी सारी बहुत ही अच्छा कोर्स, एक इंट्रोडक्टरी कोर्स डेवलप हुआ है, आप सभी को एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम मान लीजिए कि जो महिला अध्ययन आज हम विषय पढ़ते हैं वुमेन्स स्टडीज, उसका आधार, उसका जो उद्गम वुमेन्स मूवमेंट से भी माना जा सकता है। और जो भी आज हम प्रिविलेजेस ले रहे हैं, जो भी आज हम बेनिफिट्स ले रहे हैं, जो भी आज हम हमारे पास जो भी एक्ट्स हैं, जो भी लॉज हैं महिलाओं के लिए, उसमें महिला आंदोलनों का और जो महिलाओं ने अपना योगदान दिया इसमें, उनका बहुत पूरे देश में, और कुछ महिलाएं विदेश से भी जुड़ी रही, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, विषय है ये, जो कि जिसके बिना मेरे ख्याल से इंडियन फेमिनिज्म अधूरा है। महिला आंदोलन विषय के बिना महिला इंडियन फेमिनिज्म अधूरा है विषय। तो इसको आज हम जानेंगे, और कुछ पार्ट्स में मैंने इसको विभाजित करने की कोशिश की है, बहुत ही लंबा ये विषय होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं, मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगी। तो आज का हमारा विषय है रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो किस तरीके से महिलाओं का जो स्ट्रगल रहा इंडिपेंडेंस में, किस तरीके से उनकी भूमिका रही। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो बहुत सारी जो लिखा गया इतिहास, उसमें बहुत सारी जो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो हिडन रह गया। जेंडर पर्सपेक्टिव से अगर हम इतिहास को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी जो पर्दे के पीछे की महिलाएं थी, बहुत जो नाम याद आते हैं मेजर मेजर वो हमें समझ में आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपना योगदान उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, पर उनका नाम हमें एकदम से याद नहीं आता। और दूसरा ये कि बहुत सारे जो हिस्ट्री है उसमें महिला जेंडर पर्सपेक्टिव से अगर हम उसको देखेंगे तो बहुत सारी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हिडन रह गया, जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से भारत में महिला आंदोलन, महिला प्रश्नों की शुरुआत किस तरीके से हुई, उसको हम सोशल रिफॉर्म से सबसे पहले हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो सेक्शन है उसमें हम जानेंगे, आपने पढ़ा भी कि फेमिनिज्म किस तरीके से हम इंडियन फेमिनिज्म को किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जिसमें ये एक तरीके का, इसको हम मूवमेंट भी कह सकते हैं, एक तरह की आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं, जिसमें हम महिलाओं के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स को हम डिफाइन करते हैं, और उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करने के लिए हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं उसको फेमिनिज्म की कैटेगरी में ले सकते हैं। ये एक बिलीफ भी है जिसमें हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस की बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और उसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी हमको मिलनी चाहिए। और जो भी फेमिनिज्म का गोल है वो है टू चैलेंज द इनइक्वालिटीज, जो भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में उसको चैलेंज करना, और जो भी महिलाएं डेली बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं उसको दूर करना, ये हमारा लगातार फेमिनिज्म का प्रयास रहा है। और इसमें महिलाओं के अधिकारों की भी बात की जाती है। जैसे भी हमारे फेमिनिस्ट काउंटर पार्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जेंडर इक्वालिटी को सीख करते हैं, ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे प्रयास किए गए कि कार्य क्षेत्र में इक्वल एक्सेस टू हेल्थ, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, पॉलिटिकल राइट्स के लिए एफर्ट्स बहुत सारे फेमिनिज्म के अंडर करे गए। भारत क्योंकि एक डाइवर्स यहाँ पे कल्चर है, तो कल्चर स्पेसिफिक इश्यूज भी लिए, जिसके लिए भी बहुत कल्चर बेसिस पे भी बहुत सारे आंदोलन रीजनल पर्सपेक्टिव में हुए, और उनको भी हमें जानने की जरूरत है अगर हम भारत इंडियन फेमिनिज्म की बात करते हैं। तो कई बार फेमिनिज्म को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस माना जाता है, पर हम हिस्ट्री को एक मोनोलिथिकल यूनिवर्सल टर्म्स में हम उसको कि सब जगह एक ही जैसा परिस्थितियां होंगी महिलाओं की और एक ही तरीके की प्रॉब्लम्स होगी, उसको उस तरीके से हम नहीं दे सकते। इसलिए फेमिनिज्म इज मल्टीकल्चरल एंड डायस्पोरिक। The needs of the women who live in different countries are dissimilar.
जो भी कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंडिया है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज में जो महिलाओं की जरूरतें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो रीजनल पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम है, वो डिफरेंट है। तो बहुत सारी फैमिलियल, सोशल, रेशियल, मैरिटल, इकोनॉमिक, कल्चरल और इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्शियसनेस की जरूरत उसमें पड़ी। तो उसके लिए भी फेमिनिज्म में प्रयास किए गए। तो बहुत स्कॉलर्स ने ये भी माना कि इंडियन फेमिनिज्म को वेस्टर्न फेमिनिज्म से एसोसिएट करना गलत होगा, और वी नीड टू एनालाइज द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कंसर्न। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बहुत सारी अभी बुक्स आपको रेफरेंस के लिए मिली होंगी, तो आपने बहुत सारी जो इंडियन फेमिनिज्म पे बुक पढ़ी होगी। तो मैं एक और बुक का आपको, जसबीर जैन की एक बुक है, इंडिजिनस रूट्स ऑफ फेमिनिज्म, ये सेज पब्लिकेशन की बुक है। मैं जानना चाहूंगी कि किसी स्टूडेंट ने ये बुक अभी देखी है या पढ़ी है? कोई स्टूडेंट बता पाएंगे? इंडिजिनस रूट्स ऑफ फेमिनिज्म। नो मैम, शायद नो, नहीं अभी होगा तक तो इसलिए नहीं नहीं। है। ओके, नो मैडम। ओके। तो ये जब हम इंडियन फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो ये एक लेटेस्ट जो पब्लिकेशन है जिसमें बहुत सारे आयाम बताए गए हैं इंडिजिनस रूट ऑफ फेमिनिज्म के। तो उसमें जसबीर जैन द्वारा ये बुक लिखी गई है। उन्होंने ये बोला है, जसबीर जैन्स कन्विक्शन इज दैट फेमिनिज्म इज मोर देन अ वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट और क्वेश्चनिंग। इट इज मोर moral self-reflection, a conquering of inner fears, and a realization of self-worth. It does not abandon values or relationships, but goes on to create new ones. मतलब हम फैमिली सिस्टम में रहते हुए, इंडियन फैमिलिज्म की हम बात करेंगे तो हम फैमिली को अपोज नहीं करेंगे, जिसमें कई बार वेस्टर्न फेमिनिज्म में उसको अपोज किया गया। इंडियन फेमिनिज्म में हम किस तरीके से फैमिली सिस्टम में रहते हुए अपनी, किस तरीके से हमारे जो कंडीशनिंग है उसको किस तरीके से हम चेंज करके, और अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने इनर फियर्स को दूर करके अपना सेल्फ वर्थ को जान के हम आगे बढ़ सकते हैं। इंडियन फेमिनिज्म उसके बारे में भी है। तो ये डिबेट काफी टाइम चली है कि वेस्टर्न फेमिनिज्म का इन्फ्लुएंस इंडियन फेमिनिज्म पे है, तो उसके लिए काफी सारे प्रयास किए गए। और अगर हमें इंडियन फेमिनिज्म को जानना है तो हमें भारत में महिला आंदोलन की जो हिस्ट्री है उसको जानना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले जो, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले जो महिला प्रश्नों की शुरुआत हुई वो 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी के आसपास मानी जाती है। फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल रिफॉर्म women's movements for the development of women in India, it is necessary to examine the historical background that necessitated and brought about social reforms. हमें उन कंडीशंस, उन सर्कमस्टांसेस को भी जानना होगा कि जिसमें सोशल रिफॉर्म स्टार्ट हुए। आप सभी जानते हैं कि सुधार आंदोलन जो थे, समाज सुधार आंदोलन 19th सेंचुरी में चले। उसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, जो फूले जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इंडियन फेमिनिज्म की अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो इसमें ये माना जाता है कि जो वुमेन्स मूवमेंट या फिर वुमेन क्वेश्चन की जो शुरुआत है, महिलाओं के उत्थान के लिए जो प्रयास किए गए वो पुरुषों द्वारा भारत में किए गए, जो कि वेस्टर्न फेमिनिज्म, वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न फेमिनिज्म में वो नहीं था। The women's movement, ideological and social content, changed from time to time and continued into our times. The 19th century was the period that saw a major women's issue which came under the spotlight and reforms began to be made. बहुत सारे reforms हुए। Thus, the beginning of women's movement can be observed first from a social reform movement in 19th century. According to many scholars, unlike the Western feminist movement, Indian movement was initiated by men and later joined by female. इसमें हमें ये भी जानने की जरूरत है कि इसी समय कुछ महिलाएं भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रही थी, जिसमें फूले जी के इन्फ्लुएंस में आके सावित्री बाई फूले ने एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया और फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स इन इंडिया उन्होंने 1848 में खोला।
इसी में सबसे महत्वपूर्ण एक किताब लिखी गई ताराबाई शिंदे, हु रोट इंडियाज फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट, स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना की आप अगर आप इसको आप नेट पे देखना चाहेंगे, इसका जो समरी है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं कि स्त्री पुरुष तुलना में क्या लिखा गया है, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। तो उस टाइम जब 19वीं सेंचुरी में भी इतनी क्रांतिकारी ये बुक लिखी गई ताराबाई शिंदे द्वारा 1882 में, ये वो समय था जब बहुत सारे समाज सुधार के जो प्रयास हैं और महिलाओं की जो स्थिति है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मंथन हो रहा था, क्योंकि उनकी स्थिति उस समय 19वीं सेंचुरी में बहुत ही दयनीय थी। मैं आगे उसके कारण पे भी आऊंगी। और इसी में पंडिता रामाबाई जो थे, उन्होंने उन्होंने भी पेट्रियार्की को, पेट्रियार्कल सेटअप को, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करके उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज जैसा भी उस 1880s में उन्होंने ये करा। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म को देखें तो वो 3 मुख्य फेजेस में डिवाइडेड है। अगर हम वुमेन्स मूवमेंट की हिस्ट्री को देखेंगे इंडिया में, तो वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि फर्स्ट फेज था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि 1850 से 1950 तक 15 तक का समय जो है, वो फर्स्ट फेज था वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन का, और जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के रूप में चला, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। सेकेंड फेज था 1915 से 1947, जिसमें महिलाओं की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भागीदारी भी हुई, और साथ में किस तरीके से वो पब्लिक प्राइवेट स्फीयर से निकल के, घर के दायरे से निकल के वो कैसे पब्लिक में आई, और क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से महिलाओं को अपना जो शक्ति है उसको पहचानने का मौका मिला। तो ये फेज था। और उसके बाद थर्ड फेज था पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें बहुत सारे इश्यूज जैसे वर्क प्लेस में महिलाओं की स्थिति, और रेप जैसी घटनाएं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो लैंड राइट्स हैं उसके ऊपर बात हुई। बहुत सारे आपने अभी कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं पढ़े हैं, उसमें ये पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज आता है। तो अगर आपको याद करना होगा कि वुमेन्स मूवमेंट की जो हिस्ट्री है वो कितने फेजेस में डिवाइडेड है, तो वो 3 फेज है। सोशल रिफॉर्म का पीरियड जो 1850 से 1915 तक था, 1915 से 47 तक हमारा सेकेंड फेज था वुमेन्स मूवमेंट का, और थर्ड फेज था पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल डेट। तो जैसा कि मैंने बताया कि वुमेन्स मूवमेंट बिगेन एज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th century. In Indian context, women issues came into forefront in 19th century for various reasons, where social reformers played a major role in addressing women issues like sati, child marriage, women's education, widow remarriage. उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही कहेंगे कि उतनी अच्छी नहीं थी। सती प्रथा बहुत प्रेवलेंट थी। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की 8-8, 9-9 साल में बच्चियों की शादियां की जाती थी। और वुमेन्स एजुकेशन की स्थिति, लिटरेसी रेट अगर आप भारत का देखेंगे आजादी से पहले का और 80s का, तो बहुत ही लो है, बहुत ही जेंडर गैप उसमें हमें दिखेगा। और विडो रीमैरिज, बहुत छोटी छोटी बच्चियों का विवाह उनके डबल उम्र के पुरुषों से, उनके जो हस्बैंड होते थे वो उनके डबल ट्रिपल एज के होते थे, तो उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती थी। तो वो बहुत छोटी छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी, और उनकी एजुकेशन ना होने के कारण और उनकी डिपेंडेंसी के कारण, उनका दूसरों पे निर्भर होने के कारण, ना वो कुछ अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाती थी, और बहुत ही उनकी दयनीय स्थिति थी। तो इस ऐसी स्थितियों को एड्रेस करने के लिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आए 19th सेंचुरी में। और इसका कारण ये था कि ब्रिटिशर्स ने भारत में आए, तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जो मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। The challenges before the educated Indian elite in the second half of the 19th century were many. The advent of the British in India had brought not only a new form of government, but also new knowledge, new ideas and new technology. ब्रिटिशर्स अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लाए, मॉडर्निटी लाए, डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स। और फिर यहाँ के जो एलीट क्लास थे, जो यहाँ इंडिया में जो एलीट क्लास थे या फिर जो थोड़े से पढ़ गए थे, उनका ध्यान गया हमारी स्थिति पे, और वेस्टर्न जो ब्रिटिशर्स की स्थिति है
और ब्रिटिशर्स ने हमारी इस कंडीशन का, जो महिलाओं की यहाँ स्थिति थी और भी जो यहाँ पे कंडीशन थी, गरीबी थी, उसका उसका जो उसका फायदा उठाते हुए वो एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और उन्होंने भारत को अपने से नीचा, मतलब उस सेकंड पोजीशन में दिखाने के लिए उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे वुमेन की पोजीशन बहुत खराब है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो ओवर पावर बहुत इश्यूज से करने की कोशिश की। द मेंबर ऑफ द न्यूली educated class discovered to their distress that the society which had bred them and about which they often boasted was not the ideal one, but ridden with many evils such as discrimination against women. For the first time, the deep and silent waters of Indian tradition were disturbed. Social reformers found that on the one hand, there was the Indian society basically hierarchical and accepting norms of discrimination based on caste and gender, and on other hand, there was the West with its dazzling idea of equality, liberty, offering new technology for a better society. Reformers were tempted to harmonize the traditional and the progressive. As they started to examine the extent in Indian social structure, they realized that women issues in this context were important. The colonial context generated different responses from the British elite. The colonial rulers critiqued Indian society in a patronizing manner and took upon themselves the role of patrons attempting to improve a rigid Indian society. Women issues in this perspective became important for the British rulers as they wanted to bring out the uncivilized dimension of Indian culture. आप अगर इस टॉपिक के लिए, मेरे को लगता है कि वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, नीरा देसाई एंड उषा ठक्कर, जिसकी रेफरेंस मैं आपको दूंगी भी, वो आप उसका अगर आप फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू पढ़ेंगे तो उसमें काफी हद तक आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में, वुमेन्स मूवमेंट की जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वुमेन इन इंडियन सोसाइटी बाय नीरा देसाई एंड उषा ठक्कर, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसका ओवरव्यू चैप्टर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको वुमेन्स मूवमेंट की क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एडवांटेज लेना शुरू कर दिया, और साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। न्यू इकोनॉमिक सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रिक्वायर्ड अ न्यू टाइप ऑफ एजुकेटेड पर्सनल व्हिच रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग मॉडर्न एजुकेशन। अब ब्रिटिशर्स को यहाँ पे नई मशीनरी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करना था या डेवलप करना था, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स उनको करने थे। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना शुरू किए, और जब वहाँ पे लोगों को या बच्चियों को पढ़ने के लिए, और बहुत पुरुष भी वहां से पढ़ के निकले। तो ये बहुत लंबा दौर था जिसमें बच्चों की, इसी दौरान काफी लोगों ने इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिशर्स द्वारा खोले गए थे उसका फायदा उठाया। The Indians who were the beneficiaries of new economic systems were attracted toward this, and as a result, new class of intelligentsia evolved in the Indian society, जिसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, जो इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ लिख के काफी एलिट कैटेगरी में आ गया था। तो इनका ये था, इनको ये थ्रेट था कि कहीं ऐसा ना हो, एक एज अ कल्चरल डिफेंस, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने एज अ कल्चरल डिफेंस इसको, महिलाओं की पोजीशन को इम्प्रूव करने की सोची। और उनको ये लगा कि अगर भारत का विकास करना है तो हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना होगा, क्योंकि जब तक हम महिलाओं की स्थिति नहीं सुधारेंगे देश का विकास असंभव है। और ऐसी कंडीशंस में जब ब्रिटिशर्स हमको ओवर पावर कर रहे हैं तो हमें, और जो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति है उसका फायदा उठा रहे हैं, तो उसको हमें इन सब सोशल लेवल्स को दूर करना बहुत जरूरी है। तो उस समय बहुत सारे ये सोशल लेवल्स प्रेवलेंट थे। सोशल रिफॉर्मर्स ऑल ओवर द कंट्री शोड देयर डीप कंसर्न ओवर वुमेन इश्यूज सच एज सती, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडोहुड, देवदासी एंड एजुकेशन। When the upper caste Hindu widows in Bengal immolated themselves on the funeral pyre of their husband, तो ये सती प्रथा उस समय बहुत प्रेवलेंट थी, जिसका जो राजा राम मोहन रॉय थे उनका उनके लिए ये बहुत एक बड़ा कंसर्न था, जिसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए सती प्रथा को दूर करने के लिए।
The efforts of social reformers included abolishing sati, abolishing the custom of child marriage, abolishing the disfiguring of widows, introducing the marriage of upper caste Hindu widows, promoting women's education, obtaining legal rights for women to own property, and requiring the law to acknowledge women's status by granting them basic rights in matters such as adoption. तो ये सारे प्रयास किए गए. बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स के नाम हमारे ध्यान में आते हैं. तो जो सोशल जो समाज सुधार के जो फादर माने जाते हैं राजा राम मोहन रॉय, उनका नाम सबसे पहले आता है. सोशल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, कंदुकुरी वीरेशलिंगम, पंथुलू, एमजी रनादे, कारवे, स्वामी विवेकानंदिया, Swami Dayanand Saraswati, and other provided leadership to the women's movement by acknowledging the degraded position of Indian women. The social reformer concentrated their attention in important aspect, ये मैंने आपको बताया. इसके बाद राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना हुई. ऐसे ही बहुत सारे जो संगठन हैं उनकी स्थापना हुई. सती प्रथा के अलावा राजा राम मोहन रॉय के और भी कंसर्न थे. राजा राम मोहन रॉय also opposed other evils like early marriage. He supported female education and widow and intercaste marriage. ब्रह्मो समाज जो उनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, it played a significant role in the reform activities concerning women. The Brahmo Samaj soon after its inception became a vigorous social reform movement, first in Bengal, which then quickly spread to other parts of the country and added to the volume and strength of similarity aimed local reformist movement. Like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar also helped women. He did so by propagating widow remarriage. तो राजा राम मोहन रॉय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सती प्रथा को का अंत था करना था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज के लिए काफी काम किया. The child marriage evil resulted in large number of young girls ending up as widows whose lives were miserable due to the severe restriction imposed on men. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो छोटी छोटी बच्चियां विधवा हो जाती थी, उनकी कंडीशन बहुत ही खराब रहती थी, क्योंकि ना वो पढ़ी लिखी रहती थी और उसके कारण उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना और एक्सप्लॉयटेशन विद इन फैमिली और पब्लिक स्फीयर में करना पड़ता था. तो उनके उत्थान के लिए भी सोचा गया और विडो रीमैरिज के लिए काम किया गया. उन्होंने एक किताब भी लिखी इसके ऊपर, विडो रीमैरिज, इन 1853. इसके बाद आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती इन 1875. Dayanand Saraswati emphasized compulsory education of boys and girls. A series of schools for women, Arya Kanya Pathshala, were the first concerted effort of the Samaj to promote women's education in a systematic way. Pratna Samaj का भी गठन हुआ. Pratna Samaj, founded by some Maharashtra Brahmins in 1867, had leaders like M.G. Ranade, N.G. Chandra Sarkar, and R.G. Bhandarkar. It concentrated more on sponsoring education for women. Both Brahma Samaj and Pratma Samaj made forceful effort to prove that Hindu religious traditions were not the source of legitimacy for the sorrowful condition of women. इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ हैं, वो उनको वो लेजिटिमेसी नहीं देते कि हम महिलाओं की इस तरह की जो प्रथाएं हैं उसको हम आगे बढ़ाएं. The efforts of Vidyasagar, Keshav Chandra Sen and D.K. Karve resulted in the enactment of Widow Remarriage Act of 1856. ये बहुत सारे प्रयास किए गए. एक और प्रयास किया गया वो था कि एज ऑफ गर्ल्स एट मैरिज, जो कि उस समय 8 से 9 साल रहती थी. बहुत छोटी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती थी, जिसका परिणाम उनका जल्दी विडो हो जाना और उनको जो एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ती थी, उसके कारण ये बहुत मुश्किल से इसको पास कराया गया ब्रिटिशर्स द्वारा. और फाइनली एफर्ट्स के बाद, at last, due to the collective efforts of reformers, in 1891 the bill known as the Age of Consent was passed, which rose the marriageable age for girls to 12 years. उसके बाद भी 12 साल तक की उम्र तक का वो अप्रूवल हुआ कि वो हो जाएगी.
ये इस तरीके के काफी सारे प्रयास उस दौरान किए गए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एक तरीके से वुमेन्स मूवमेंट की शुरुआत है, जिसमें बहुत सारी महिलाओं, सोशल रिफॉर्मर, जो मेल सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनसे प्रेरणा लेके महिलाएं भी आगे आई और उन्होंने काफी सारे कार्य किए। जैसे कि मैंने बताया कि तारा भाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना पे किताब लिखी, सावित्री बाई फुले जी से इंस्पायर होके उन्होंने भी एजुकेशन पे बहुत सारा काम किया, जिसके बारे में विस्तार से आप इन बुक्स में पढ़ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात थी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की, कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने जो सोसाइटी में जो ये कुप्रथाएं थी, जो सोशल एविल्स थे, उनको दूर करने के तो प्रयास किए, पर जो उसका रूट कॉज है, जिसकी बात आज हम करते हैं कि पैट्रियार्की इसका रूट कॉज है और जिसकी वजह से समाज में जेंडर इनइक्वालिटी है, उसको जो रूट कॉज था उसको दूर करने के प्रयास उस समय नहीं किए गए। देयर वाज दस एन अटेम्प्ट टू रिफॉर्म वुमेन रादर देन रिफॉर्म द सोशल कंडीशंस व्हिच अपोज्ड देम। तो जो सोशल कंडीशंस थी जिनके वजह से महिलाओं की ऐसी स्थिति थी, उसको दूर करने की कोशिश नहीं करी गई, कारणों के ऊपर नहीं गए। लेकिन हमने ये जो काफी सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने ये प्रयास करके ऐसा किया, लेकिन हम रूट कॉज को, जो उनका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रूट कॉज है, उस तक हम उस समय उसको दूर करने के प्रयास नहीं करे गए। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डिड हेल्प इन रिमूविंग प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन एजुकेशन एंड प्रोवाइडेड अ स्पेस फॉर वुमेन इन पब्लिक रियल। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का ये फायदा हुआ कि एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया गया उस समय, जो कि ना के बराबर थी, और पब्लिक स्फीयर में भी महिलाएं आगे आने लगी। However, efforts for improving the status of women in Indian society were somewhat thwarted by the late 19th century as nationalist movement emerged in India. These movements resisted colonial intervention in gender relations, particularly in the area of family relations. अब जैसे जैसे 19th सेंचुरी का अंत हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए प्रयास बहुत तेज हो गए, और कहीं ना कहीं जो ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, उनको थोड़ा सा उसकी जो गति है वो धीमी पड़ गई, क्योंकि उस समय नेशनलिस्ट मूवमेंट सबसे बड़ा एजेंडा था, आजादी सबसे बड़ा एजेंडा था, और उसके लिए हिंदू जो हिंदू सिस्टम है, हिंदू वैल्यूज हैं, उसको प्राथमिकता दी गई, और फैमिली सिस्टम में जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इंटरफेरेंस उसमें नहीं माना गया। In the mid to late 19th century, there was a national form of resistance to any colonial efforts made to modernize the Hindu family. This included the age of consent controversy that erupted after the government tried to raise the age of marriage for women. As a result of the social reform movement of the 19th century, the social evils were eliminated and opportunities were provided to women for their education. और इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, जिसका सेशन में जो 1889 में जिसका सेशन हुआ, उसमें 10 महिलाओं ने पार्ट लिया। पहले सिर्फ जो ऐसा हो रहा था कि जो एलिट क्लास की, जो अपर क्लास की महिलाएं थी, वही पब्लिक स्फीयर में आती थी, लेकिन एजुकेशन प्रमोट होने के बाद वुमेन मिडिल क्लास की महिलाएं भी बहुत सारी 19th सेंचुरी में जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त कर ली थी, वो भी पॉलिटिकल लाइफ में उनका इंटरवेंशन भी शुरू हो गया। The expansion of women education and their admission to educational institutes had produced a sizable number of English-educated middle-class women by the late 19th century, and they made their presence felt in the political activities. अब हम तो जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को अगर हम उसका क्रक्स देखेंगे, तो जो हमें परिणाम के रूप में, जो हमें आउटकम के रूप में दिखता है, वो है it was mainly because of the efforts of social reformer and the cooperation of some of the colonial rulers that some progressive legislations such as banning sati pratha ban hui 1829 में, permitting widow remarriage 1856 में, determining age of consent 1891 was passed, but तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो एक्ट्स थे, ये इस समय पास हुए सोशल रिफॉर्मर्स के बहुत लंबे प्रयास के बाद। तो ये बहुत बड़ा एक उसका इम्पैक्ट पड़ा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का, और यहीं से हमें वुमेन्स मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है।
और इसके बाद जब नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई तो 1950 से 15 का जो समय है उससे हम मानेंगे कि महिला आंदोलन की, भारतीय महिला आंदोलन की सेकेंड फेज स्टार्ट हुई, जिसमें महिलाओं का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल देखा गया। किस तरीके से महिलाएं जो कि एजुकेटेड हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स और जो भी ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, तो उसके कारण काफी सारी महिलाएं आगे आई और उन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अपनी भागीदारी निभाई। The characteristics of the second phase of women's movement, that is the national movement, are for the first time many women belonging to the middle class started taking part in the political activities. Earlier, the national movements were limited to the urban upper class, and it was later with Gandhiji's entrance into the national movement, participation of the masses began to take place. In this phase, political developments and women's participation in the national movement went hand in hand. पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी इस फेज में हुआ और वुमेन्स पार्टिसिपेशन भी हुआ, साथ में महिलाओं की का विकास भी इस फेज में हुआ। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़कर भागीदारी ली और उनके भी अधिकारों की साथ साथ बात करते हुए वो चले। और ये दौर था कल्चरल रिवाइवलिज्म का, जिसमें हम ब्रिटिशर्स के जो थोपे हुए चीजें थी वेस्टर्न, उसको हम अपोज कर रहे थे और इंडियन वुमेनहुड को हम प्रमोट कर रहे थे। साथ ही हम ट्रेडिशनल येट मॉडर्न का जो डायमेंशन है उसको हम हाईलाइट कर रहे थे कि ट्रेडिशनल जो हमें अपनी वैल्यूज को भी आगे बढ़ाना है, साथ में हमें एजुकेशन पाकर अपना रोल भी सोसाइटी को देना है। During the freedom movement, the struggle of women's rights and equality was seen as an integral part of the struggle for national independence. Many women who fought for country's freedom were also active on the issues of women's rights. The partition of Bengal in 1905 resulted in the launching of Swadeshi movement. Swadeshi movement जब लॉन्च हुआ तो उसमें भी काफी सारी महिलाओं ने पार्ट लिया। बंगाल और पंजाब से काफी सारी महिलाओं ने एक्टिव पार्ट लिया और बहुत सारी इसके बाद संगठन भी बने। तो देयर वाज द एब्सेंस ऑफ मास अवेकनिंग अमंग द वुमेन, बट मीटिंग्स वर अरेंज एंड खादी स्पिनिंग्स वर टेकन अप बाय वुमेन। छोटे छोटे प्रयास महिलाओं के द्वारा इस दौर में हो रहे थे। वुमेन ने अपने जो ज्वेलरी है वो भी कंट्रीब्यूट करी नेशनल फंड में फॉर इसके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए जो भी फंड रिक्वायर्ड था उसके लिए उन्होंने अपनी ज्वेलरी भी डोनेट करी। और उन्होंने जो विलेजेस में महिलाएं जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती थी उन्होंने उस तरीके से किया। उन्होंने अपने जो ग्रेन्स डोनेट करके भी इसमें कार्य किया। The women workers of Arya Samaj were also responsible for arousing national spirit among the people. Swarna Kumari, sister of Rabindranath Tagore, and her daughter Sarla Devi were strong supporters of the Swadeshi movement. Thus, women also responded to the forces of change. As a result, many women's group were formed. वुमेन इसमें ये देखा गया है कि जब उनके लिए सोशल रिफॉर्मर्स ने, इसीलिए मैंने ये सोशल रिफॉर्मर्स का पार्ट अभी डिस्कस किया कि इस रोल ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से भी कनेक्टेड है कि किस तरीके से सोशल रिफॉर्मर्स से इंस्पायर होके जो उनके लिए महिलाओं के लिए प्रयास किए गए, उससे इंस्पायर होके महिलाएं भी आगे आई। जो भी फोर्सेस ऑफ चेंज हो रहे थे, इतने सारे एक्ट्स बने, इतनी सारी महिलाओं को प्रावधान मिला, तो महिलाएं भी उससे प्रभावित होके आगे आई और उन्होंने पब्लिक स्फीयर में अपनी भागीदारी देनी शुरू की। Thus, women also responded to these forces of change. As a result, many women's group were formed. Second phase का जो nationalist movement है, उसका एक बड़ा important characteristic ये भी था कि इसमें बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जो आज भी संचालित हैं, जो आज भी चल रही हैं। Like Sarla Devi took step to organize the women's movement and its nucleus in the form of Bharat Stri Mahamandal. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जय जी आ रही है, हाँ मैडम आ रही है। Okay. Women's group were formed. Like Sarla Devi took steps to organize the women's movement and its nucleus in the form of Bharat Stri Mahamandal in Lahore in 1910.
उसके बाद इसकी ब्रांचेस इलाहाबाद और कलकत्ता में भी खुली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी, ये जो भारत स्त्री महामंडल था, इसका ऑब्जेक्टिव था was to bring together women of all castes and creed on the basis of their economic interests for the moral and material progress of Indian women. Parvati Bedi, the headmistress of Hindu Girls' School at Kanchi, a small town in the Madras Presidency, started Kanchi Mahila Parishad to equip women of Kanchi with knowledge to create public opinion over burning issues of nation. ऐसे छोटे छोटे जो प्रयास थे पूरे डाइवर्स कंट्रीज में, उस समय लाहौर भी इसी में इंक्लूडेड था, तो मद्रास में छोटी छोटी जगह पे ऐसे प्रयास, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे. द इमर्जेंस ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वाज क्लोजली लिंक्ड विद बोथ सोशल रिफॉर्मर movements and the nationalist movement. During the early 20th century, several women's organizations were formed. तो इस तरीके से बहुत सारी लोकलाइज्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनी. उसके बाद नेशनल organization भी बनी. Thus, women took part in various activity of the national movement. The specific feature of this phase of women movement is the establishment of several women's organizations led by women themselves on all India basis to enhance their social, economic, cultural and political scene. इसके बाद हम ये देखेंगे कि पंडिता रामाबाई शारदा सदन 1892 in Pune, Sri Mahipatram Rupram Anantarashram in Ahmedabad in 1892, Sri Zoroastrian Mandal in Bombay 1903, Maternity and Child Welfare League in Baroda 1914, Bhagini Samaj in Pune 1916, all were established and worked with particular objective of improving women's life. तो ये छोटे छोटे जो ग्रुप थे हर जगह ये फॉर्म हुए. उसके बाद कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मुख्य आपने सुना भी होगा, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1975 में 17 में इसका गठन हुआ. 1917 में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन. फिर द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925 में इसका गठन हुआ. ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 में इसका गठन हुआ. And these organizations played a major role in articulating women's issue. All India Women Organization आज भी बहुत ही एक्टिव संस्था है जो चल रही है और ये महिलाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है. The important achievement of women's movement in India during the second phase was the founding of Women's Indian Association, जिसका गठन 1917 में हुआ. ये मार्गरेट कजिन्स, एन इंग्लिश लेडी एंड एन इंडियन नेशनलिस्ट, उनके द्वारा इसका गठन हुआ था. दिस वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन इन 1925 एंड ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस. तो सबसे पहले वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ. ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वेंट ऑन टू ऑर्गेनाइज 12 कॉन्फ्रेंसेस टिल 1937 एंड फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन इन इंडिया 1920 stimulated the interest of women in civic and public life and concentrated on the removal of disabilities of women and promoted social, civil, moral, educational welfare of women. इसमें ये भी देखने की जरूरत है कि जब शुरुआती दौर में महिलाओं ने बहुत सिर्फ सोशल इश्यूज पे काम किया, फिलैंथ्रोपिक वर्क किया, लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगने लगा कि हमें एक अपनी इंडिपेंडेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए, तभी वुमेन ये ऑल इंडिया वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ. द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन वाज मेनली कंसर्न्ड विद इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन वुमेन सफरेज, educational and social reform issues. Its main objective were spread of women's education, elimination of child marriage and other social evils, franchise for women, and establishment of equality of rights between men and women. This association played an important role in articulating the women's movement till its merger with the All India Women's Conference. Women Indians Association का बाद में All India Women's Conference में merger हो गया. अब ये सारे प्रयास चल रहे थे, तो कुछ लेवल पे महिलाएं, कुछ संख्या में महिलाएं आ रही थी, लेकिन मास लेवल पे जब महिलाओं की एंट्री हुई वो हुई महात्मा गांधी जी के प्रयास से. द एंट्री ऑफ महात्मा गांधी विद हिज एक्सपीरियंस ऑल्टर द नेशनल पॉलिटिक्स ड्रामेटिकली. ही रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मास बेस्ड टू इंडियन nationalism and subsequently an ideology which suited the same was introduced. Gandhian style of mass mobilization had
implications for the Indian women's movement in as much as increasing the number of women were sought to be mobilized for participation in the independent movement. Even though Gandhiji recognized the existence of a set of problems unique to women, he saw no conflict between a women's movement and a national movement. During the Gandhian era of national movement, women continued their movement for political rights and social reform activities by forming organization. गांधी जी ने 1990 में सत्याग्रह लॉन्च किया अगेंस्ट द प्रोएक्टिव एनैक्टमेंट ऑफ रॉयल लॉ एक्ट. वुमेन टुक out processions, propagated the use of khadi, and even quoted jail. Though a number of women were arrested, yet a beginning was made. Though the non-cooperation movement ended its failure, it awakened the women of all sections and imparted first lessons in सत्याग्रह. और गांधी जी का ये परसेप्शन था कि महिलाओं का जो सेक्रीफाइस और एक उनकी पेशेंस जो उनमें है, सेक्रीफाइस है, जो उनका इनबिल्ट जो उनका नेचर है, वो वुमेन्स मूवमेंट में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है और वो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकती हैं. उन्होंने बहुत प्रमोट किया और महिलाओं को एनकरेज किया और वो आगे आई भी. गांधी जी कॉल्स to women and large scale participation of women in India's movement brought about changes in the perception of nationalist leader. अदर जो nationalist leader थे उनका भी perception change हुआ कि किस तरीके से महिलाओं को भी इस भूमिका में हम देख सकते हैं. Gandhi ji legitimized and expanded Indian women's public activities by initiating them into the non-violent civil disobedience movement against the British Raj. He exalted their feminine roles of caring, sacrifice, tolerance, and carved a niche for those in the public arena. जो भी महिलाओं का caring, sacrifice, tolerance का जो nature था, उसको उनके ये था कि महिलाओं के बिना nationalist movement अधूरी रह जाएगी और इससे गति तभी मिल सकती है. इसी दौरान peasant women जो played an important role in the rural satyagrahs of Barsat and Bardoli. Women were grappling with issues relating to the scope of women's political participation, women's franchise, communal awards, and leadership role in political party. Mahatma Gandhi played the most significant role in involving a large number of women in the nationalist movement. और उन्होंने कुछ बातें भी कही equality के बारे में. Hence, it is important to understand the impact of Gandhian ideology on women's movement. He proclaimed, "Woman is the companion of man gifted with equal mental capacities. She has the right to participate in the minutest details of activities of man, and she has the same right to freedom and liberty as he. By sheer force of vicious custom, even the most ignorant and worthless men have been enjoying a superiority over women which they do not deserve and ought not to have." He said, "I am uncompromising in the matter of women's right." तो ये बहुत सारी चीजें, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी इसमें गांधी जी के थे कि उन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट किया. कई जगह पे वो क्रिटिसाइज भी हुए, जैसे उन्होंने however at the same time he idealized mythical figures like Sita and Damayanti who were symbols of women suffering. He stressed that participation of women in the freedom struggle was an integral part of women's dharma. उन्होंने ये भी बोला कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन नेशनलिस्ट मूवमेंट में उनका धर्म है, उनकी ड्यूटी है. He felt that women were more suited for satyagrah as they have qualities appropriate for non-violent struggle and for constructive social uplift programs of the Congress. He said that women had great qualities for self-sacrifice and tolerance and an ability to endure suffering which were needed for non-violent struggle. इसमें जवाहरलाल नेहरू जी की भूमिका भी हम इसमें देख सकते हैं. उनका ये मानना था कि जो वुमेन क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक इश्यूज अगर रिजॉल्व नहीं होंगे, पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, तो वुमेन का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता. जवाहरलाल नेहरू वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सफ्रेगेट्स एंड वाज एक्सपोज्ड टू द लिबरल व्यूज ऑन द वुमेन्स क्वेश्चन इन द वेस्ट. He believed that without economic freedom, other aspects of women equality would not be realized. He disagreed with the limited view that women's education alone can bring about the desired changes.
He wanted women trained in all human activities. He said that if women's struggles remain isolated from the general political, economic, and social struggle, the women's movement would not gain strength and will remain confined to upper class. उनका ये मानना था कि जब तक हम पॉलिटिकल फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे और सोशल स्ट्रगल्स जो भी चीजें हैं उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो वुमेन्स मूवमेंट का जो गोल है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. There cannot be any doubt that a single factor which contributed to the transformation of women's roles and status in the Indian society was their massive participation in the national freedom movement. Equality between men and women was accepted as one of the objectives in Fundamental Rights Resolution of Indian National Congress in 1931. The Quit India movement, which was the last in the series of nationalist agitation, was launched by Gandhiji in 1942 with a significant slogan of "Do and Die." Men leader were arrested in the first round up in the और उनकी absence में जब पुरुष जब अरेस्ट हो गए तो कैसे वुमेन ने आके अपना रोल आगे किया उसके बारे में भी इसमें बताया गया है. The women not only led processions and held demonstrations, but also organized camps in which they were given training in civil duties and first aid and were educated on democracy. Women organized political prisoners relief fund, while some women went underground and directed the movement secretly. इसमें कुछ क्रांतिकारी तरीके से भी महिलाओं ने, रिवोल्यूशनरी महिलाओं ने भी पार्ट लिया, तो उसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ा. While the majority of the women chose to go with Gandhiji's non-violent struggle, there were some who joined the band of revolutionaries. Their activities included raids on government offices, smuggling of weapons, carrying secret messages, sheltering expounding revolutionaries, manufacturing bombs and killing government officer. Bikaji Kama, जो एक foreign lady थी, who worked with Shyamji Krishna Verma and Savarkar's Abhinava Bharat Society, maintained close link with the Indian revolutionaries from outside India. She represented India at International Socialist Congress at Stuttgart in 1907, unfurling the Indian flag and carried on the activities for Swaraj. Kalpana Dutt, Preeti Lata Wadekar, Shanti Ghosh, Suniti Chaudhary, Beena Das displayed rare courage in opposing British rule. Some brave women joined Subhash Chandra Bose Indian National Army. A women's regiment, Rani of Jhansi Regiment, was formed under Lakshmi Sehgal. Captain Lakshmi, a legend in her lifetime, and her colleagues form a glorious chapter in the history of Indian freedom struggle. Women's participation in the freedom struggle heralded a new era for the nation as well as for women themselves. तो ये फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इम्पोर्टेंट भागीदारी महिलाओं की रही. इसमें एनी बेसेंट का नाम भी हम लेना चाहेंगे कि एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा. द पीरियड फ्रॉम 1911 and 18 is of great significance in the history of Indian national movement because of the first time a woman and Annie Besant led the national movement as president of Indian National Congress. The setting up of Home Rule League and organization of Home Rule agitation raised the tempo of movement. It was due to the women like Annie Besant that organized movement for the emancipation of women took place and demand for political rights for women came to be firmly established on political agenda. उस समय महिलाओं के सामने फिर भी बहुत चैलेंजेस थे क्योंकि पैट्रियार्कल सेटअप था और पुरुषों को ये लग रहा था कि एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं आनी चाहिए. पर बहुत सारे पुरुष उस समय प्रिजन में चले गए, अरेस्ट हो गए, तो उस समय महिलाओं को आना पड़ा, तो वो किसी ना किसी कारणवश उसको एक्सेप्ट किया गया. The male leadership during the freedom struggle did not encourage a second line of leadership, and women could assume leadership only when the men were in prison. However, in such time, there was a upsurge of women which took not only the British government but their own men folk by surprise. तो ये बहुत सारी जो इश्यूज थी वो निकल कर आई. इसमें
एक कंट्रीब्यूशन हम और देख सकते हैं कि जो अंबेडकर जी जो फर्स्ट फैमिलिस्ट लीडर जिसको हम कह सकते हैं रिसेंट जो उसमें टाइम में, बाबा साहब अंबेडकर इज वन ऑफ द फर्स्ट फैमिलिस्ट लीडर वुमेन्स राइट्स एडवोकेट्स इन द कंट्री। आई मेजर, उनका ये कहना था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women had achieved. He has been instrumental in shaping women's rights in the country. According to him, the caste system laid down a structure for the subordination of women and it has to be uprooted. He continuously worked on ambition of equality amongst gender. He worked to ensure that women were also protected under labor law. He was instrumental in reducing the number of working hours and improving the working condition. In 1928, as a member of Legislative Council of Bombay, he supported a bill granting paid maternity leave for women working in factories. One of the biggest testaments of Ambedkar feminism was Hindu Code Bill. हिंदू कोड बिल के लाने में भी अंबेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी बहुत भूमिका है. Ambedkar was entrusted with drafting the Hindu Code Bill. This bill was to codify property practices for men and women, design law of maintenance, marriage, divorce, adoption, amongst other issues. Ambedkar used this as an opportunity to ensure women had full access to rights within the system. Ambedkar ideas have helped feminists in India to understand that their struggle is incomplete without Dalit women. This introspection also made women's movement more inclusive to the transgender people. इसके बाद बहुत सारे, सबसे एक मेन जो वेस्टर्न कंट्रीज में किसी को, आप में से किसी को सफरेज के बारे में पता है, डिस्कस हुआ होगा. सफरेज क्या होता है? Yes, madam. Giving equal political rights for voting. जी, वोटिंग राइट्स के लिए बहुत सारे प्रयास वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत लंबा प्रयास चला, लेकिन भारत में जो नेशनलिज्म मूवमेंट से जो ये प्रयास चला, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसके आते आते हमें equal voting rights मिल गए. It was primarily due to the efforts of women and their role in the freedom struggle that women got the right to vote and complete equality in the Constitution of India. However, a great gap arose between the theoretical status of women and their rights and what existed in reality. From the beginning, the Indian women's movement approached the suffrage campaign as a measure to achieve social reform. The leaders believed that enfranchisement of women would mean additional support for reform legislation. For the first time in 1970, the demand for women's right to vote was raised. A deputation of women including Sarojini Naidu ji ने इसमें बहुत लीड किया, और and Margaret Curzon met the Viceroy to put forward the demand for female franchise. The Indian National Congress supported the idea, and the constitutional reforms in 1919 allowed provincial legislature to decide the issue. Madras was the first province to allow women to vote. Women also became legislative councillors. Dr. Muthu Lakshmi Reddy was the first woman to become legislative council or in Madras in 1927. The first woman to stand for elections was Kamala Devi Chattopadhyay. Madras was the first state which nominated a woman member, Dr. Muthu Lakshmi Reddy, to the legislative council. She saw to the enactment of abolition of Devdasi system. Devdasi system जो बहुत prevalent था, उसका भी abolition कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही. After the struggle for franchise, for the first time, Indian women exercised their vote in the elections of 1926. The franchise granted to women was very restricted. The demand for women's suffrage was later changed to adult franchise within the national movement. Adult franchise में convert हो गया कि जो भी 18 साल से ऊपर का होगा उसको वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन सफरेज राइट्स के लिए भी महिलाओं ने बहुत सारे प्रयास किए. अब हम आते हैं क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट.
इसको डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है जब हम वुमेन्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं, कि काफी एरिया में क्वेश्चन भी किया गया उनके पार्टिसिपेशन को. डिस्पाइट द वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड डिमांड फॉर वोटिंग राइट्स, when the civil disobedience movement began in 1930, some of the women leaders took a position that women's organizations should keep away from party politics, as women were concerned with social issues and British government help was necessary to bring about social change in women's position through education and legislation. इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे ये NCWI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनका ये एलीट स्ट्रेटा की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे. तो ऐसे भी कई चैलेंजेस आए, जैसे NCWI जो 1925 में एस्टैब्लिश हुई थी, और द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, ये एलीट क्लास की महिलाओं ने इसका गठन किया था, और इनका जो मेजर काम था दैट वाज फिलैंथ्रोपी वर्क. तो इनका जो इन्होंने बहुत सारे डेटा कलेक्शन का काम किया, मेमोरेंडम बनाया और वो अथॉरिटीज को प्रेजेंट किया. लेकिन इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट से दूरी बनाए रखी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स हमारी हेल्प कर पाएगी, और अगर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो हमारा काम इसमें बाधाएं आ सकती हैं. तो इस तरीके के चैलेंजेस भी थे. There were other women leaders, however, who believed that they should align themselves with the nationalist movement. इसकी जगह जैसे NCWI से एसोसिएटेड जो महिलाएं थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी, पर कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनको बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी थी जिनको लगा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में उन्हें पार्ट लेना चाहिए. They believed that sitting on the fence served no purpose and women will progress only with political emancipation. The gradual change in perspective on women issues from social and educational to political perspective occurred with a closer link between Congress and women's group and mass participation of women in freedom movement. Many advocates of women rights looked upon freedom for women as dependent on freedom for the country. तो बहुत सारे जो एडवोकेट्स थे इसके, उन्होंने ये माना कि फ्रीडम ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो आज़ादी है वो कंट्री की आज़ादी पर डिपेंडेंट है. तो इसको उन्होंने बहुत सीरियसली लिया और इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए. इन द 1920s and 30s, women participated actively in this civil disobedience movement. Women were more active in बहुत सारी जो movements हुई उसमें वो एक्टिव थी. अब किस किस तरीके के प्रयास किए गए, बहुत सारे किस किस तरीके से महिलाओं ने भागीदारी करी. A large number of women, including Sarojini Naidu, actively took part in the Dandi March. Women participated by breaking salt law, forest laws, taking out procession, picketing schools, colleges, and legislative council and clubs. इसमें ये भी बताना जरूरी है कि डांडी मार्च में पहले गांधी जी महिलाओं के पार्टिसिपेशन के लिए राजी नहीं थे. उन्होंने कुछ 71 लोगों की लिस्ट बनाई थी जिसमें महिलाएं शामिल नहीं थी, और उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे काम महिलाओं को दिए गए हैं जिसमें उनकी भागीदारी अनिवार्य है, पर डांडी मार्च के लिए वो पहले कन्विंस नहीं थे. लेकिन सरोजनी नायडू और बहुत सारे ऐसे नेताओं के लीडरशिप में आके ये पॉसिबल हुआ और महिलाओं ने पूरी भागीदारी की डांडी मार्च में. सरोजनी नायडू अटेंडेड द सेकंड. अब यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस तरीके की भागीदारी हुई. बहुत सारे जैसे बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने जो कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन दिया. कुछ ने जो प्रिजनर्स जो टारगेट पे थे ब्रिटिशर्स के उनको शेल्टर देके अपने घर में ऐसे सपोर्ट किया. बच्चों में नेशनलिज्म की जो भावना है उसको जगाने के लिए प्रयास किए. दे पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. जो फॉरेन गुड्स को बेच रही थी दुकानें, जहाँ पे फॉरेन गुड्स बेच रहे थे, उनको बंद करने में उनकी भागीदारी करी. प्रभात फेरी जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाकर उन्होंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रभात फेरी निकाली. बहुत तरीके से पार्टिसिपेशन. सबसे बड़ा उनका योगदान था कि जो उस समय जो उस वक्त की डिमांड थी कि जो टारगेट पे थे अरेस्ट के लिए उनको शेल्टर करना
ये भी बहुत ही हिम्मत का काम था, वो भी महिलाओं ने किया. वुमेन ऑल ओवर द कंट्री प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर फॉर द अंडरग्राउंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड कैरिड मैसेजेस टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स. In 1930, women in large number participated in Salt March. Thousands of women were jailed. With the Indian national groups, however, there were a few more militant groups which were active in Bengal, Punjab, Maharashtra as well as abroad. बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज भी थे, जिसमें सुभाष चंद्र की जो आर्मी है, रानी झांसी रेजिमेंट, उसमें भी काफी सारे महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया. बहुत सारी फॉरेनर जो महिलाएं थी, उन्होंने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो आजादी का आंदोलन है उसमें भागीदारी की. और ये महिलाएं भिकाजी कामा, परम डीएस कैप्टन, सरला देवी चौधरी, सुशीला देवी, दुर्गा देवी, रूपावती जैन, कल्पना दत्त, कमला दास गुप्ता, लक्ष्मी सहगल, ये सारी महिलाएं, इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी की. वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्प इन ब्रेकिंग several of the older barriers of tradition and custom. Women organizations also raised their voices for removal of social and legal disabilities. However, these organizations were dominated by urban middle and upper classes. Women from poor working class families and their problems hardly came in the picture. तो बहुत सारा जो पुअर क्लास था, उसका जो प्रॉब्लम्स था, उनके जो इश्यूज थे, वो इसमें कहीं ये इसका ड्रॉबैक है कि उसमें उतने उभर के नहीं आते हैं. ये जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से उस समय डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ा. ऐसा नहीं था कि स्थिति महिलाओं के लिए बहुत अच्छी थी. जैसे बताया कि गांधी जी ने 71 मार्चर्स की जो लिस्ट बनाई थी, उसमें महिलाएं शामिल नहीं थी. बाद में उनको कन्विंस किया गया. जैसे खुर्शीद नौरोजी और मार्गरेट कजन ने इसको प्रोटेस्ट किया. But Sarojini Naidu defied and joined the march at Dandi at the final stage and was the first woman to be arrested in that moment. Once defiance cleared the path and thousands of women joined the Salt Satyagraha. This is generally remembered as the first time the masses of Indian women got involved in the struggle of independence. Salt Satyagraha में जिसमें पहले महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी थी और कितने लार्ज स्केल पे इसकी भागीदारी हुई, जिसमें महिलाएं अरेस्ट भी हुई, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. और husband now started getting proud of their wives in the jail, but they resented if their wives had not taken prior permission. अभी भी हम पेट्रियार्की देख रहे थे कि एक तरफ महिलाएं जब जेल हो जा रही थी तो पुरुष प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन साथ में अगर उन्होंने उनसे परमिशन ली है और वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने उसको अपोज भी बहुत किया. A few notable among these wives were कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, नीली सेन गुप्ता, बसंती देवी, दुर्गाबाई देशमुख एंड अरुणा असफ अली. तो अगर हम देखें, हमारे पास अभी थोड़ा समय है और भी आगे इसको डिस्कस करने का. तो अगर हम देखें कि नेशनलिस्ट मूवमेंट या जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, उसमें महिलाओं की भागीदारी को हम बहुत ही लंबा, उसका अगर हम इसको क्लास में डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे सेक्शंस इसके बन जाएंगे कि किस तरीके से डांडी मार्च में, फिर किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, फिर किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट में भागीदारी महिलाओं की किस तरीके से रही, कि जो इसका मेन जो क्रक्स जो निकल के आता है कि किस तरीके से महिलाएं पब्लिक स्फीयर से निकल के, प्राइवेट स्फीयर से निकल के पब्लिक स्फीयर में आई और उन्होंने अपनी क्षमताओं को पहचाना. और भारत में भी देखा कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी की वजह से भारत को आज़ादी मिलने में आसानी हुई. Women's participation in the freedom struggle heralded a new era for the nation as well as for women themselves. और इसके बाद काफी सारे इश्यूज को, वुमेन इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन में, जेंडर इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन में सीरियसली लिया गया. कुछ जो प्रमुख महिलाएं हैं जिनके बारे में अगर हम रोल ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है. सबसे पहले जो स्टार्टिंग में अगर हम 87 की बात करें तो हमारे दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई का ध्यान आता है. हजरत महल बेगम ने भी 1857 में इसमें भागीदारी करी.
कस्तूरबा गांधी जी का हम इसमें भागीदारी मान सकते हैं, बहुत बहुत मुख्य भागीदारी उनकी रही। और सरोजनी नायडू कुछ महिलाएं जिनके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी, जिनके बारे में जानना जरूरी है कि जो प्रमुख नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ी महिलाएं रही। Sarojini Naidu holds pride of place among women freedom fighters of India. She was responsible for awakening the women of India. She was the first woman president of Indian National Congress in 1925 at the Kanpur session. In 1928, she came to the USA with the message of non-violence movement from Gandhiji. When in 1930 Gandhi was arrested for a protest, Sarojini took the helms of his movement. In 1931, she participated in Round Table Summit along with Gandhiji and Pandit Malviya ji. She was also the acting president of Congress in 1932. In 1942, she was arrested during the Quit India protest and stayed in jail for 21 months. तो ये, और उनको नाइटिंगेल भी कहा जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैडम, आपकी स्लाइड शायद चेंज करनी है क्या? हाँ मैम, ये मेरा अभी नेक्स्ट थर्ड वेव स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सरोजनी नायडू जी के बाद अरुणा असफ अली जो है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अरुणा असफ अली played a leading role during the Quit India movement. Her movement of reckoning came in 1942 during the Quit India movement and she rose to occasion. She unfurled the national flag at the Gwalior Tank Maidan in Bombay to signify the commencement of Quit India movement. Quit India movement को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने जो झंडा लहराया, जो कि उस समय बहुत ही डेयरिंग वर्क था, वो काम अरुणा असफ अली द्वारा किया गया, and became a legend for thousands of youth that rose to emulate her. She became a full-time activist in Quit India movement and went underground to evade arrest. She edited Inqilab, a monthly journal of Indian National Congress. She was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम आता है मैडम बीकाजी कामा का। She was influenced by Dadabhai Naoroji and was a source of inspiration for Indian youth in the UK. बाहर उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत प्रमोट किया अब्रॉड में। She unfurled the first national flag at the International Socialist Conference in Stuttgart in 1907 and organized Free India Society and began the journal Vande Mataram to spread her revolutionary thought. She traveled a lot and spoke to people about Indians struggling for independence. इसके बाद हम कल्पना दत्ता, रानी गायली नीलू, जो एक नागा वुमेन थी, शी वॉज अ प्रोमिनेंट नागा नेशनलिस्ट वुमेन लीडर फ्रॉम मणिपुर। हम कई जगह जब हम नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो हम कुछ रीजनल पर्सपेक्टिव में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, कई बार वो इग्नोर हो जाता है, तो उसको भी हमें बहुत सारी ऐसी हिडन जो जी मैम स्लाइड नहीं शो हो रही है एक्चुअली ये मैं आपको जस्ट इस जो वुमेन इसमें स्लाइड नहीं है। yes, हाँ, इसकी स्लाइड नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ अबाउट द फीमेल कंट्रीब्यूटर्स हैं जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको बस दे रही हूँ। ओके मैम, ओके जी, अभी हम ये थर्ड वेव स्टार्ट करेंगे जस्ट इनके इंट्रोडक्शन के बाद। Rani Gaidinilu was a prominent Naga nationalist woman leader from Manipur who took over the movement of Naga nationalists against the British. Her movement was active during the civil disobedience movement to the foreigners from Manipur. For her remarkable patriotism, he received praise from the national leaders. She was arrested in 1932 and released after Indian independence. Rani of Naga, the popular title, was bestowed upon her by Jawaharlal Nehru for her influence and work for the Nagas. ये जो मैं अभी आपको इस स्लाइड में नहीं है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ इसका रेफरेंस मैं आपको दे दूंगी, तो वो आप उसको अपने कोर्स के लिए पढ़ सकते हैं। Sarojini Naidu's daughter Padmaja Naidu devoted herself to the cause of nation like her mother. उन्होंने भी बहुत बड़ी इसमें भूमिका निभाई। इसके बाद सुचेता कृपालिनी का भी हम नाम नहीं भूल सकते हैं। Sucheta Kripalani was the ardent nationalist with socialist orientation. She was a close associate of Jai Prakash Narayani, who actively participated in Quit India movement.
This St. Stephen educated politician sang Vande Mataram in the independent session of Constituent Assembly on August 15, 1947. 1947 की जो Constituent Assembly थी, इन्होंने उसमें वंदे मातरम गाया. She was a member of Constituent Assembly in 1946. She was General Secretary of Indian National Congress from 1958 to 60 and Chief Minister of Uttar Pradesh from 1963 to 67. Rajkumari Amrit Kaur was a close follower of Gandhiji from 1990 onwards. राजकुमारी अमृत कौर जी का भी नाम आपने सुना होगा. A Congress member, she actively participated in Quit India movement, Salt Satyagrah. She became the first health minister in post-independent India. She was the founder, president of Indian Council of Child Welfare and the founder member of All India Women's Conference. कमला देवी चट्टोपाध्याय का भी बहुत बड़ा contribution है. She was elected president of the Youth Congress in December 1929 and appealed to the National Congress leader to declare Purna Swaraj as their goal. On January 26, 1930, Kamala Devi captured the imagination of entire nation when in a scuffle she clung to the tricolor in order to protect it. इसके बाद एनी बेसेंट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं. वो Irish lady थी by birth, was a staunch supporter of Indian struggle for freedom. She founded the Home Rule League in Madras in 1960. She also founded the Theosophical Society of India. She was the first woman president of Indian National Congress for one term at Calcutta in 1970. She also edited New India and a Commonwealth. तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी जो ये अभी हमने प्रोमिनेंट महिलाओं का नाम लिया है, जिसमें आप जब पढ़ना चाहेंगे तो आप सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, कल्पना दत्ता, सुचेता कृपालिनी, बीकाजी कामा, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इनका किस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट में महिलाओं का योगदान रहा. और ये वुमेन्स मूवमेंट का भी सेकेंड फेज माना जाता है 1915 से 1947 तक का, जिसमें सबसे बड़ा जो इसका ये निकल के आया कि महिलाओं ने अपनी क्षमता को पहचाना, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ी और किस तरीके से देश को आज़ादी दिलाने के साथ साथ उन्होंने खुद का भी विकास किया और एक प्राइवेट स्फीयर से निकल के वो पब्लिक स्फीयर में आई. तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. इसके बाद हम थर्ड वेव को थोड़ा सा टच करेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रयास किए गए महिलाओं के उत्थान के लिए. और सबसे पहले तो जो भी उसके वुमेन्स मूवमेंट के जो रिफ्लेक्शन थे या फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो रिफ्लेक्शन थे और उनके सारे जो उसका जो निचोड़ है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, जो हमारी इक्वालिटी पे बेस्ड है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब मैं स्लाइड पे ही आ रही हूँ. आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू टू ऑपरेट एंड इन 1954 द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इट्स ओन वुमेन विंग नोन एज द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन. However, the feminist agendas and movements became less active right after India's 1947 independence as the nationalist agenda on nation building took precedence over feminist issue. अब आज़ादी के बाद का जो समय था वो नेशन बिल्डिंग का टाइम था. बहुत सारे चैलेंजेस एक न्यू इंडिया के पास थे कि किस तरीके से हमें नेशन बिल्डिंग करनी है. तो उसमें कुछ फेमिनिस्ट एजेंडा धीमे पड़ गए. Women's participation in the struggle for freedom developed their critical consciousness about their role and rights in the independent India. This resulted in the introduction of franchise and civic rights of women in the Indian Constitution. Indian Constitution में महिलाओं को civic rights और franchise मिल गया. This was provision for women's upliftment through affirmative action, maternal health, childcare provision, equal pay for equal work. During this period, the reformists tried to channelize the Indian society by introducing constitutional and legal provision and protecting the society and the women from discrimination and providing equality to all citizens irrespective of caste, creed, race, religion and sex. इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी था, इक्वालिटी पे तो बेस था ही, साथ में महिलाओं के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की गई, अफर्मेटिव एक्शंस लेने की बात की गई, जिसका जो रिफ्लेक्शन है हमें अपने सारे पॉलिसीज और लॉज में दिखता है. जो भी हमारी पॉलिसीज और लॉ बनती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के बनती हैं और जिसमें
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, और उसके आधार पे ही जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट स्कीम्स के रूप में लेती है, एक्ट्स बनाती है, उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है। Post independence, Constitution of the Free Nation was implemented as a vehicle of social transformation to realize the goal of freedom movement. The fundamental rights as guaranteed by the Constitution tried to improve the inequalities within which Indian women had suffered. The period after India's independence is called post-colonial period. Immediately after India had to deal with variety of problems. Year of colonial domination had destroyed our indigenous crafts and depleted our natural resources. Industrialization, changing technology, illiteracy, lack of mobility all resulted in the inability of women to cope with the new order. In the post-independence period, during the first few decades, the major concern was for overall economic. जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तो सबसे जो मेजर गोल था वो था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट डिकेड में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी गई और सेकेंड डिकेड में पॉवर्टी एलिवेशन और बहुत सारे इनिशिएटिव्स की बात करी गई। जेंडर इश्यूज को पॉवर्टी रिलेटेड जो वेलफेयर एक्टिविटीज है उसी में सबमर्ज कर दिया गया। और इसके बाद बहुत सारी जो वेलफेयर अप्रोच सबसे पहले मानी जाती है जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया, उसमें बहुत NGOs and other such organizations from 70s started emphasizing on 70s का दौर। आपने अगर आप करंट इश्यूज पढ़ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि 70s का जो इशू था, जब इंडिया के इंडिपेंडेंस को भी काफी टाइम हो गया था और हम रिफ्लेक्शन कर रहे थे कि हम कहाँ, हमारा जेंडर गैप है, कहाँ हम पीछे हैं। तो बहुत सारी, आई थिंक किसी का माइक ऑन है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मैडम, ठीक से आ रही है। NGOs and other such organizations from 70s started emphasizing on women's development and provided women avenues of collectively voicing their concern. These grassroots organizations have questioned the welfare approach to women and incorporated an empowerment participatory approach. तो welfare approach जो आजादी के बाद चली हमारे 5-year plans में, उसको चेंज करने के लिए एम्पावरमेंट अप्रोच आई और नीड बेस्ड डेवलपमेंट की भी बात करी गई। और सबसे पाथ ब्रेकिंग जो चेंज आया वो आया टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट जो आई हमारे सामने, जिसमें एक कमिटी बनाई गई थी इंडिया में वुमेन के स्टेटस को देखने के लिए गवर्नमेंट द्वारा। इसमें आपने टुवर्ड्स इक्वालिटी के बारे में आपने सुना है? आप में से किसी ने टुवर्ड्स इक्वालिटी? जी रिपोर्ट जो था टुवर्ड्स इक्वालिटी। तो the myth of equality for women was shattered by the path-breaking towards equality report of 1974। एक कमेटी गठित करी गई 72 में वुमेन का स्टेटस इंडिया में जानने के लिए। ये मंथन का दौर था। इस समय इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही थी वायलेंस के रूप में, बहुत सारा उनका एजुकेशन लिटरेसी में गैप दिख रहा था। तो और इंटरनेशनल यूएन का भी ये ईयर माना जाता है 1975 to 85 इंटरनेशनल ये डिकेड माना जाता है। तो इस समय महिलाओं के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा था। तो उसी के कार्यक्रम में इंडिया में भी वुमेन स्टेटस ऑफ वुमेन को जानने के लिए टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये डाटा बेस्ड रिपोर्ट थी जिसमें ऑल ओवर इंडिया से डाटा लिया गया और इसकी फाइंडिंग्स शॉकिंग थी। It focused attention on the fact that despite many progressive social legislation and constitutional guarantee, women's status had indeed not improved much. The increasing incidence of practice like dowry indicated a further lowering of the status of women. The report also pointed out the concern for women and their problems, which receives in impetus during the freedom movement had suffered a decline in last 2 decades. तो ये बहुत सारी जो चीजें थी इस रिपोर्ट में सामने आई। इसमें हेल्थ, वर्क पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप देखा गया। और इस फाइंडिंग, इसकी जो टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट है, ये टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद
हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, इस फाइंडिंग के बेसिस पे बहुत ही चर्चा में ये रिपोर्ट रही। और इसके बाद बहुत सारे वुमेन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। वेरियस इंटरवेंशंस वर मेड फॉर वुमेन थ्रू 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया। इसमें ये भी बताया गया था कि 1975 को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर डिक्लेयर किया गया यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा, और 1975 to 85 को डिकेड फॉर वुमेन। इसके बाद बहुत सारी अप्रोचेस जैसे वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर अप्रोचेस, महिलाओं के बारे में थ्योरेटिकल चली, और इसी को ध्यान में रखते हुए सारी इनिशिएटिव्स लिए गए। और ये वाली जो अप्रोचेस है, पॉलिसी अप्रोचेस फॉर वुमेन डेवलपमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड एज, पहले वेलफेयर अप्रोच थी, फिर इक्विटी अप्रोच आई, फिर एंटी पॉवर्टी, एफिशिएंसी, एंड अब आज हम एम्पावरमेंट अप्रोच को लेके चल रहे हैं। After findings of Towards Equality report published by the Committee on the Status of Women in India, which highlighted the condition of women in the spheres of health, employment, societal status, political participation, which led to initiate extensive work on women-related issues. This also led to institutionalization of women's studies as an interdisciplinary discipline in higher education. Women's Studies Centers Department established in different universities played a major role in promoting the teaching, research, and other extension activities on women-related issues. बहुत सारे प्रयास मैंने बताया कि टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के लिए करे गए, तो बहुत सारे संस्थान भी खोले गए। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो आपने सुना होगा, सबसे पहला रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज ये खोला गया, और यहाँ पे वुमेन के ऊपर जो भी रिसर्च है, फाइंडिंग डाटाबेस रिसर्च, जिससे फाइंडिंग से हम आगे उनके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं इसको हम जान पाए, इसके लिए मुंबई में खोला गया। और यूजीसी द्वारा पूरे देश में सेंटर्स खोले गए वुमेन स्टडीज टू प्रमोट वुमेन स्टडीज, रिसर्च ऑन वुमेन स्टडी, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उनके ऊपर एक्सटेंशन एक्टिविटीज होनी चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए। इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए वुमेन स्टडीज सेंटर डिपार्टमेंट और बहुत सारी संस्थाएं भी खुली, बहुत सारे संगठन भी इस समय खुले। Since its recognition as an academic discipline, women studies has evolved in many directions with interdisciplinary perspective. It has provided improved perspective on different issues. Role of women studies in achieving the objective of education for women's equality and empowerment was also highlighted in National Policy on Education. Women studies influence other disciplines of social sciences and humanity also to look at the issue or a problem from gender perspective and women-linked experiences. इसमें बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे महिलाओं के ऊपर रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, एडवोकेसी, बहुत सारे इस तरीके के चीजें ली गई। हालांकि ये भी बहुत सारा जो पैट्रियार्कल सेटअप है उसके कारण वुमेन स्टडीज बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके वुमेन स्टडीज ने किया, और डिफरेंट डायमेंशन जैसे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, वुमेन इश्यूज पे ट्रेनिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू आज भी वुमेन स्टडीज कार्य कर रहे हैं। और इसी दौरान अगर हम लीडरशिप की बात करें, ये मैं अभी कंटेम्प्रेरी इशू में आ गई हूँ, तो अगर हम लीडरशिप की बात करें तो महिलाओं ने बहुत सारे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के दौरान छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे उसमें भी अपनी भूमिका निभाई है। इसमें आपने तेलंगाना आंदोलन के बारे में सुना होगा, और तीन मुख्य जो आंदोलन में वुमेन लीडरशिप और पॉलिटिकल उनकी पार्टिसिपेशन निकल के आई है, वो हम तीन मुख्य आंदोलन जो बोल सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, उसके दौरान तेलंगाना आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, और एंटी एरेट मूवमेंट है। इसमें किस तरीके से वुमेन लीडरशिप में किस तरीके से इन चीजों को एड्रेस किया गया उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये वुमेन लीडरशिप को भी दर्शाता है। तेलंगाना मूवमेंट जो है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन वाज सिग्निफिकेंट इन तेलंगाना मूवमेंट फॉर द लैंड एंड रिलेटेड इको पॉलिटिकल राइट्स। द तेलंगाना मूवमेंट बिगेन इन 1946, जब आजादी का आंदोलन मतलब हमें आजादी मिलने ही वाली थी। 1946 से 51 में ये आंदोलन चला। बस मैं ये आंदोलन डिस्कस करूंगी।
उसके बाद कुछ जो, क्योंकि यहाँ आज हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और उनकी लीडरशिप को भी डिस्कस करना है, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो हमने थोड़ा सा देख लिया है, और कौन कौन सी ऐसी मुख्य जो आंदोलन हुए जिसमें महिलाओं की लीडरशिप निकल कर आई और उनकी लीडरशिप में किस तरीके से कार्य हुआ, तो उसमें सबसे पहला तेलंगाना नाम आता ही है। Women's participation was significant in Telangana movement for land and related eco-political rights. The Telangana movement began in 1946 and continued till 1951. It is one of the two major post-war peasant struggle in India. The Telangana movement was a protest of the people who wanted both food and freedom from the oppressive regime of निजाम रूल और जागीरदारी सिस्टम से जो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उससे निजात पाने के लिए, और उसके लिए ये तेलंगाना मूवमेंट चलाई गई। इसमें भी हम देखेंगे कि काफी सारे इसमें इसके इनिशिएटिव्स इसमें लिए गए। The peasants on Nizam personal estate were bonded to the ruler. Under Jagidari system, various illegal taxes and forced labor were extracted from peasants by the landlords. Apart from this, there were the बहुत सारी peasant जो landlord caste थी, उन्होंने owners थे, उन्होंने काफी टैक्स कलेक्ट और उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और ये फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर और ये एक्सप्लॉइटेशन बहुत लंबे समय तक चला। One common social phenomenon was Veti system of forced labor and is actually imposed on all peasant section in various degrees. इसमें महिलाओं ने बहुत बड़ी भागीदारी करी। Large number of women were desperate. इसमें महिलाओं का एक्सप्लॉइटेशन भी, अगर आप तेलंगाना मूवमेंट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको एक बुक रेफर करने के लिए देंगे, स्त्री संघर्ष का इतिहास, उसमें आप सारे आंदोलनों को देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ तेलंगाना आंदोलन में महिलाओं के साथ किस तरीके का शोषण हुआ उसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है, और जिसको देख पढ़ के हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। इस तरीके का शोषण उस समय किया जाता था। Large number of women who were desperate because of extreme poverty, slavery and sexual exploitation by the feudal lords fought courageously in this movement. In order to mobilize and develop political acumen among women, the Communist Party formed a women organization which published a women journal, Andhra Vanita. Through this, they campaigned against child marriage, widow remarriage, increased wages, or among the bonded class, rape becoming concubines to landlord married daughters, etc. were prevalent. तो किस तरीके का शोषण इस समय महिलाओं का होता होगा तेलंगाना मूवमेंट के दौरान लैंडलॉर्ड्स द्वारा, तो ये इसका एक उदाहरण है। और इसी को रिटेलिएट में, इसी को इस प्रताड़ना से परेशान आके जो तेलंगाना मूवमेंट में महिलाओं ने भागीदारी की, उसको इसमें उनकी लीडरशिप क्वालिटीज किस तरीके से उनकी लीडरशिप में ये तेलंगाना मूवमेंट को सफल बनाया गया, इसका ये उदाहरण है। Women from all classes participated in the movement with energy and commitment, where both the urban class as well as peasant section of the population drew their support. इसमें कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसका भी सपोर्ट तेलंगाना मूवमेंट को मिला। इसके बाद हमें 10-15-20 मिनट कम से कम अगर मिले सबको, बस मैं इसको एंड कर रही हूँ। जी जी जी। उसके बाद इंडियन आर्मी की एंट्री के बाद ये तेलंगाना मूवमेंट उनके कंट्रोल में आ गया और ये उनको इससे निजात मिल गई, और इसमें महिलाओं की भागीदारी हम बहुत इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। इसके बाद चिपको मूवमेंट के बारे में सबको पता है, गढ़वाल रीजन में किस तरीके से जो टिम्बर लार्ज स्केल पे कमर्शियल यूज के लिए जा रहा था और उसके कारण महिलाओं को जो नुकसान पहुंच रहा था, उनकी लाइवलीहुड पे उनका जो रिलेशन था फॉरेस्ट के साथ, और बहुत सारे सॉइल इरोजन की घटनाएं हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए किस तरीके से गौरा देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वुमेन लीडरशिप का। एंटी एरक मूवमेंट जो शराबबंदी के खिलाफ जो आंदोलन है, वो भी 1990s में आंध्र प्रदेश में बहुत चला। इसका एक ये भी कारण था कि शराबबंदी एक वैसा इशू नहीं था, ये एक उनका डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक, उसको महिलाएं बहुत ज्यादा शिकार हो रही थी,
और उनके फैमिली का जो डीजेनरेशन हो रहा था इस लिकर कंजम्पशन की वजह से, उसको अपोज करने के लिए एंटी अरेक मूवमेंट चलाया गया। तो ये भी बहुत बड़ा एंटी अरेक मूवमेंट भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके बाद एंटी डॉरी मूवमेंट्स और रेप के अगेंस्ट मूवमेंट, जो मथुरा रेप केस हुआ उसमें किस तरीके से रेप लॉज में चेंज आए, और उसके बाद भवरी देवी का जो केस था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया 2013 विशाखा गाइडलाइंस के बाद। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यही अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, it is the women's movement in India that has been the force behind the long struggle of women's advancement from subordination to gender equality and finally to women's empowerment. Though a lot needs to be done to achieve, there are various impediments in making this reality available to the large section of women. The women's movement has brought women's issues center stage and made them more visible. Thank you. ये मेरा आज का थैंक यू मैडम। इतना बड़ा विषय है ये, पूरा आपने इतना बड़ा स्पैन लिया है, करीबन 200 इयर्स का ये बड़ा स्पैन है। बड़ा स्पैन है और बहुत सारी चीजें इस कालखंड में, फिर भी आपने बहुत किया, तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बरकतल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से है और वहाँ पर मोर देन 15 इयर्स आप वुमेन स्टडीज से वुमेन स्टडी सेंटर में काम कर रही है या वुमेन स्टडीज में काम कर रही है। आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड है और आपने एजुकेशन अंडर ग्रेजुएशन आपका जो हुआ है, मास्टर्स जो हुआ है, एमफिल जो हुआ है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है और आपका विद स्पेशलाइजेशन इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो ये आपका स्पेशलाइजेशन है। और पीएचडी आपने सोशियोलॉजी में की है। आपको पीजी जब आप कर रही थी तो एचआरडी मिनिस्ट्री से आपको स्कॉलरशिप भी अवार्ड हुई है। आपने इसके साथ ही कुछ अलग इंस्टीट्यूट से भी, उनके साथ भी आप एसोसिएटेड रही है, उसमें भी काम किया है, जिसमें IIFM भोपाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस न्यू दिल्ली है। You were also associated with curriculum development of women's studies and research projects conducted by women's studies. बहुत अलग अलग जेंडर जो विषयों पे आपने रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें जेंडर इशू पे सबसे ज्यादा है, और इसके साथ साथ आपने सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी बहुत सारे कंडक्ट किए हैं। इस पूरे कार्य के लिए आपको 2017 में सम्मानित किया है विमेंस डे पे। एक गुजरात उत्थान एंड कल्याण संस्था है भोपाल की, जिसने आपको सम्मानित किया है। आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट के जो विषय है उसमें जेंडर एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ जेंडर, राइट्स ऑफ वुमेन, जेंडर सेंसिटाइजेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा जो है वुमेन एंड फॉरेस्ट्री। तो बिल्कुल अलग अलग प्रकार से महिलाओं से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसको आपने उसमें रिसर्च करने का आपका इंटरेस्ट है और आपने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जया जी। मैं जिनको भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कार्तिकेय सर जी, कार्तिकेय शर्मा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम, आपने अपने एक स्लाइड में लिखा था कि दमयंती एंड सीता आर माइथोलॉजिकल फिगर्स, तो मैडम आपका आवाज आ रही है, मुझे ठीक से नहीं आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, हेलो जी जी, हाँ, एम आई ऑडिबल? जी जी जी। मैम, आपने एक स्लाइड में ये डिटेल मेंशन किया है कि महात्मा गांधी के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेटेड एक स्लाइड में ये लाइन मेंशन थी कि सीता एंड दमयंती आर मिथिकल फिगर्स। सो मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट। वो ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट मैं भी इसको खोल लेती हूँ। ये गांधी जी का कोट है कि उन्होंने सीता जी को आइडियलाइज किया है कि सेक्रीफाइस को अगर हम बात करें, जब वो सेक्रीफाइस की बात कर रहे थे तो उन्होंने उसको आइडियलाइज किया है कि सीता जी की तरह और महिलाएं भी सेक्रीफाइस
उनकी जो उनमें होना चाहिए, भाव होना चाहिए, उसको लेके लोगों ने उसको नेगेटिव टर्म्स में भी लिया है कि किस तरीके से इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से सीता और दमयंती है, जो उनको उनकी जो सेक्रीफाइस की भावना है उसको गांधी जी ने एडलाइज किया है कि ऐसे ही हर महिला में सेक्रीफाइस की भावना होनी ही चाहिए, उनमें टॉलरेंस होनी चाहिए। उसको लेके इसमें बात करी गई है कि उनको गांधी जी को इस बात पे क्रिटिसाइज भी किया गया है, तो ये इसमें डिस्कस किया गया है। थैंक यू मैम। आपके मैं एक्सपीरियंसेस भी जानना चाहूंगी जी मनीषा। हाँ जी, चैट बॉक्स में जो है मैं थोड़ा उसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अनुश्री हिसार जी ने लिखा है कि पांडुरंग तरखड़कर जी जो है he was actively involved in formation of प्रार्थना समाज, उन्होंने वो यहाँ पर दिया है। उसके बाद वो लिखती है कि क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 released after the deep introspection after the first war of Indian independence in 1857 stated that hereafter the Queen of East India Company would not interfere in the religious matters of Indians. That is one of the reasons why British Raj stayed away from direct interference in the women's issues in India after 1858, not because of any change of heart but out of fear. ऐसा उन्होंने एक उसमें दिया है। इन्होंने अपना कमेंट्स और अपने रिफ्लेक्शन दिए हैं। उसके बाद में उन्होंने एक पूछा है कि मैडम कैन यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस contribution in strengthening women's rights and equality. We have been told of Rani Jhansi Regiment in Azad Hind Fauj, wherein for the very first time in the modern India, women were given proper military training at par with men to be on the forefront of the independence struggle. What implications did this have on the women empowerment of India? ये उन्होंने पूछा है। काफी सारे तो उन्होंने रिफ्लेक्शन ही दिए हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो उनके रिलीजियस मैटर्स हैं या जो उनके जो पर्सनल फैमिली मैटर्स हैं उसको टच नहीं किया और उससे उन्होंने दूरी बनाए रखी लेटर स्टेजेस में। और अगर सुभाष चंद्र बोस जी का जो उनकी इंडियन नेशनल आर्मी है उसमें महिलाओं ने काफी रिवोल्यूशनरी ढंग से भागीदारी करी और काफी उन्होंने जो क्रांतिकारी मिलिटेंट जो रुख है वो अपनाकर उन्होंने आगे इसको ले गई है। और इससे काफी मैंने बताया कि किस तरीके से जो हम सोच नहीं सकते थे कि महिलाएं इस तरीके का भी इसको मिलिटेंसी को लेके मतलब इस तरीके की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में महिलाएं कर सकती हैं, ये भी रूप भी महिलाओं का सामने आया। और किसी को पूछना है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं या आपका माइक जो है वो ऑन करके पूछ सकते हैं प्लीज। एक बात मुझे आपने जो बताई कि सफरेज मूवमेंट के बारे में जो आया था जिक्र, उसमें इंडिया में 1917 में पहली बार ये निवेदन किया गया या मांग की गई कि महिलाओं को भी इस प्रकार से पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए और वो मिले 1919 में। तो आपने सरोजिनी नायडू और बाकी लोगों का भी जिक्र किया कि जिन्होंने बहुत इसके लिए काम किया है। तो यानी इसका मतलब है कि हम जो कहते हैं कि बिल्कुल आसानी से मिल गया ऐसा भी हम पूरा नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि हम जब हम बात करते हैं बहुत सारी बुक्स में मैंने भी पढ़ा कि इंडिया में तो वोटिंग राइट्स बहुत आसानी से मिल गए, लेकिन वेस्टर्न जो उसमें काफी सारे उनको बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन इंडिया में भी काफी मुझे लगता है वो भी लंबा पीरियड ही माना जाएगा। जी, उसमें भी काफी प्रयास वोटिंग राइट्स के लिए महिलाओं को करने पड़े। और ये बहुत कई बार हम जब आज की डेट में सोचते हैं तो हम बहुत अचंभा भी हमें लगता है कि दोनों हम लोग ह्यूमन हैं, एज ए ह्यूमन हमें ट्रीट करने के लिए हमें उसके लिए भी हमें उस समय भी वोटिंग राइट्स हमें, क्योंकि हम आबादी का पूरा जो पॉपुलेशन है उसका आधा हिस्सा है, उसके बाद भी हमें उस समय भी वोटिंग राइट्स मिल जाने चाहिए थे पहले ही, लेकिन उसके लिए भी हमें प्रयास आज हम अगर मुड़ के देखते हैं तो हमें ये लगता है
कि मतलब उसके लिए भी प्रयास करने पड़े तो कैसी स्थिति उस समय रही होगी, उसका हम अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं। जी और किस तरीके से इसमें मुझे जितना मैंने पढ़ा है उसमें कि उन्होंने इंग्लैंड तक वो जाके उन्होंने वहां तक निवेदन देकर किया था, और जो विरोध करने वाले थे उनका इस प्रकार से ये था कि महिलाएं अगर इस प्रकार से पॉलिटिकल राइट्स मिलेगी तो फिर घर को कौन संभालेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, ये मुश्किल होगा, इसलिए महिलाओं को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की भी दलीलें थी और दिन भर चर्चा चली, जिसके बाद में ये फिर मान्यता उसको मिली, यानी उसमें क्या कहते हैं वोटिंग हुआ और उसके बाद में फिर उनको मिला है। ऐसा एक पूरा 2 साल का उनका संघर्ष भी रहा है। अच्छा। और कुमुदिनी भार्गव ने लिखा है कि आप शेयर करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ग्रुप में शेयर करेंगे तो पीपीटी ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं, आपका जो ग्रुप है। और एक रिक्वेस्ट है कि आपने 2-3 किताबों का जिक्र किया है, तो जी। उसके भी नाम और ऑथर्स का अगर आप उसमें देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ बुक्स का भी जिक्र करना चाहूंगी, जो अगर कुछ बुक्स यहाँ पे हिंदी में जो इंग्लिश के जो हमारे आर्टिकल्स थे वुमेन स्टडीज के और इंडियन फेमिनिज्म के, उसको अनुवाद करके हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो कुछ बुक्स हमारे पास, जैसे कुसुम त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई और आशा जी द्वारा लिखी गई है स्त्री संघर्ष के मुद्दे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और इसको जरूर हमें, शायद ये कोर्स के जो आपका सिलेबस है उसमें भी उसको डाला गया है। और स्त्री संघर्ष का जो इतिहास है वो पूरा उसमें समाहित है। और साथ ही जो मैंने इंडिजिनस रूट्स ऑफ फेमिनिज्म की बात की जसबीर जैन द्वारा, जो बहुत लेटेस्ट बुक है, उसको भी विद्यार्थियों को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को उसको जरूर, अगर वो इस कोर्स के बाद भी इसको पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका एक ओरिएंटेशन अब बन चुका है और आगे भी वो इसमें कुछ जानना चाहेंगे। तो स्त्री संघर्ष के मुद्दे, इंडिजिनस रूट्स टू फेमिनिज्म, और कुछ मॉड्यूल्स भी मैंने इसमें रेफर किए हैं अपनी पीपीटी में, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप ई ज्ञान कोश रेफर करते हैं तो ई ज्ञान कोश पे वुमेन्स मूवमेंट को लेके काफी सारे मॉड्यूल्स उसमें दिए गए हैं, जिसको आप उसको जान सकते हैं वुमेन्स मूवमेंट को, और आपको डिटेल में अगर उसको जानना है। इसी बैकग्राउंड पे आप अभी जो इसमें तो आ गया है, लोकल गवर्नेंस कमिटीज में आरक्षण आने के कारण तो हो गया है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा है उस लेवल पे, लेकिन ऊपर नहीं हुआ है, उसको कैसे देखेंगे? मतलब 73rd अमेंडमेंट आने के बाद जो 33% और फिर कहीं 50% रिजर्वेशन महिलाओं को रूरल एरिया में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए मिला है। लेकिन मैं ये चाहूंगी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ आज अगर मुझे यहाँ मौका मिला है, कि हम महिलाओं को शीर्ष पे देखना चाहते हैं अगर, तो सब लेवल पे प्रयास करने की जरूरत है। फैमिली में एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम खड़ा करने की जरूरत है, लोगों के माइंडसेट में बदलाव लाने की जरूरत है। और बहुत जरूरी है कि अगर हम महिलाएं जब शीर्ष पे जा रही हैं, पब्लिक प्राइवेट लाइफ से पब्लिक स्फेयर में जा रही हैं, तो उनको भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए कि वो उस अपनी जो जिम्मेवारियां हैं, अपनी जो लीडरशिप है, कहीं कहीं बहुत सारे कंपनीज में वो लीड कर रही हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में वो है, और बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम में वुमेन साइंटिस्ट भी हैं, मीडिया में भी हैं। तो उनको एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि जो उनकी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि महिला है तो उनसे वर्क प्लेस पे डिमांड नहीं करी जाएगी। तो काम की उनको उतनी ही महत्व, वो और महिलाएं सिंसियर होती हैं तो वो अपना काम बहुत सिंसियरिटी के साथ निभाना भी चाहती हैं। तो उनको ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट घर में मिलना चाहिए, जिससे कि एक माइंडसेट घर में ऐसा कंडीशनिंग होनी चाहिए कि सब लोग उनका सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने में उनको मौका मिले, और वो अपनी प्रतिभाओं को का जो जितना अच्छा से वो अपनी निभा सकती हैं और अपने जिम्मेदारियां, उसको वो शीर्ष पे जो महिलाएं हैं उसको निभाएं। जी, बहुत अच्छा।
पार्लियामेंट में भी आरक्षण मिले, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा हाँ, आपको ये भी एक बहुत बड़ा अभी अगर मौका होता तो हम 73rd अमेंडमेंट और जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन पंचायती राज सिस्टम में भी हम उसको डिस्कस कर सकते थे। वो शायद कंटेम्प्रेरी इश्यूज में डिस्कस हो गया होगा, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते थे। और फिर पार्लियामेंट में भी किस तरीके से महिलाओं को पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसके बारे में भी आगे चर्चा अगर मौका मिलेगा तो करेंगे जरूर। जी जी। किसी को कुछ पूछना है, किसी स्टूडेंट को? कुछ अगर पूछना हो या कुछ अपना कमेंट देना हो या कुछ ऐसी बात तो उनको। हाँ जी, आप ये भी यानी आपको अगर कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है तो आप कर सकते हैं। मैं बस किसी भी स्टूडेंट से, क्योंकि ये कोर्स समाप्ति की तरफ है, तो मैं उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानना चाहूंगी कि उनको ये कोर्स कैसा लगा और कैसे वो आगे इसको मतलब जी अनुश्री प्लीज जी आप अनम्यूट। हाँ जी मैडम, जी मनीषा जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं क्या? जी, अगर आप देना चाहें तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, इससे पहले एक ये बात तो समझ में आती थी कि जो भी एक फेमिनिज्म से रिलेटेड डिस्कोर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और देश पे भी जो बना हुआ है, कहीं ना कहीं मन को ये लगता था कि उसके साथ मैं अपने आप को पूरे तरीके से नहीं जोड़ पा रही। हालांकि बतौर स्त्री मैं भी चाहती हूँ कि मेरी एक समाज में, अपने घर में भी सक्षम भूमिका हो, मगर उस डिस्कोर्स के साथ जोड़ना अपने आप को कठिन हो रहा था। तो उसका एक प्रकार से जो एक तात्विक अधिष्ठान होता है, ऐसा क्यों लग रहा है उसका एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स से लेके आज की तारीख तक, जैसे आज के आपके लेक्चर में भी बताया गया, उसके क्या क्या मायने हैं और किस प्रकार से इन चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ है, तो उसमें एक जो भारतीय दृष्टिकोण जो है वो इस कोर्स से मिला हुआ है। तो आगे चल के मैं जो अपना रिसर्च काम है वहाँ पे अक्सर स्त्रियों के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो उसमें ये पर्सपेक्टिव ला सकूंगी और बड़े फैक्ट्स और फिगर्स के साथ एक भारतीय दृष्टिकोण भी रख पाऊंगी, जो अभी तक मेरे लिए बड़ा भावनात्मक विषय था, लेकिन मैं उसकी बड़ी स्ट्रांग दलीलें नहीं पेश कर पाती थी। तो आगे से मैं वो बड़े पुख्ता तरीके से रख पाऊंगी सबके सामने। और एक निजी तौर पे कहीं ना कहीं जिस संस्कृति से और परंपरा से, भारतीय संस्कृति से हम सब आते हैं, उसके विषय में मेरे मन में जो कुछ पूर्वगत दूषित मानस थे वो भी कहीं ना कहीं पोछे गए हैं। और एक निजी तौर पे एक जेन्युइनली एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट लगता है जो ज्ञान कोश बढ़ने के कारण आता है। तो इस कोर्स से मैं कहूंगी कि ये मोटा मोटी तौर पे मुझे प्राप्ति हुई है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने अच्छा। बहुत जी कार्तिकेय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैम। मैम, जो इंडियन क्वींस को लेके एक सेशन हुआ था, इट वाज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव। जो इंडियन क्वींस को लेके सेशन हुआ था, जिसमें रानी रुद्राम्मा देवी और रानी चेन्नम्मा देवी के नाम लिए गए थे। इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पिरेशनल, एंड आई होप आगे भी ऐसे ही सेशंस होते रहेंगे। It was quite an extraordinary and rejuvenating experience. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा, इनपुट्स अच्छे आ रहे हैं और काफी ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स का आगे भी शायद ये इसको कुछ किसी ना किसी रूप में इसको कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, या तो बुक्स से जुड़ेंगे या आगे कुछ कोर्स। तो बहुत अच्छा, जो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव था वो शायद फुलफिल हो रहा है। जी जी। और भी आप जैसे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं हमें एज ए स्पीकर, तो वो भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जितना भी हमने सोचा था जिस तरीके से ये कोर्स जाएगा, आप तो पहले से ही उसमें रही है, यानी कोर्स डिजाइन करते समय भी आप साथ में थी, कुछ ना कुछ आपके इनपुट्स उसमें रहे, तो इसलिए आपको तो पूरा पता है पहले से किस प्रकार से हमने सोचा था। लेकिन एक अच्छा लगता है कि अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने यानी उनका हम सुन पाए, उनसे बहुत सारी चीजें हम समझ पाए। तो जिस तरीके से ये कोर्स डिजाइन हुआ उस तरीके से वो तो रहता ही एक सिलेबस अच्छा हो, लेकिन रिसोर्स पर्सन भी उतने ही अच्छे मिले, स्टडीड हो और उतने ही प्रामाणिकता से
वो यहाँ पर अपना ज्ञान दे लोगों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। नहीं तो कभी कभी ये हो जाता है कि बहुत कैजुअली अगर लिया तो फिर उतना नहीं मिल पाता जितना हम सोचते हैं। तो हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव रिसोर्स पर्सन्स लाइक यू एंड चंद्रकला पड़िया मैडम और प्रफुल्ल केतकर एंड ऑल। ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और हम लगातार सीखने की ही कोशिश कर रहे हैं, उसका पार्ट है ये भी। जी तो मैं सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। किसी को कुछ बोलना है क्या? कल्पना जी? हाँ, नमस्कार, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। गुड इवनिंग डॉक्टर जया फुक्कर। गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कल्पना हूँ, वुमेन स्टडीज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जी मैम। आपका सेशन बहुत ही एक्सीलेंट था और at the outset I want to congratulate the BROS team for conducting very informative sessions and a program of certificate for 3 months on feminism in India. मैं रेगुलरली फ्राइडे और सैटरडे सुनती रही हूँ और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। एंड मैं चाहती हूँ कि आगे और भी ऐसे कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस आगे चले ताकि हम विमेन स्टडीज वाले और ज्यादा सीख सके, क्योंकि नॉलेज इज विजडम। यहाँ कोई मतलब अंत जैसा कुछ नहीं है। आई एम वर्किंग इन विमेन स्टडी सेंटर, प्रोजेक्ट एसोसिएट टीचिंग फैकल्टी, लेकिन आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड एट प्रेजेंट वर्किंग इन विमेन स्टडी सेंटर। सो आई एम अ लेमैन। कितना भी सीखा लेकिन और सीखने की जिज्ञासा है। सो आई थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू। थैंक यू जया मैडम। ऐसे ही हम आप हमसे जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए और हम आगे भी कुछ ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे तो जिसमें आप हमारे साथ रहेंगे जरूर। इस विश्वास के साथ हेरिटेज सोसाइटी, भारतीय स्त्री शक्ति और बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस, इन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते जी। सारे पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ फॉर योर पेशेंट लिसनिंग और आपकी भागीदारी के लिए, और ऑर्गेनाइजर्स का, मनीषा मैम का, नैना मैम का, प्राची मैम का, ब्रॉस का, बीएस हेरिटेज सोसाइटी का, सबका धन्यवाद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।